आओ देखिए, आपके जो ये लॉ सब्जेक्ट है इसके दो पोर्शन है। एक्चुअल में देखिए ना तो टेक्निकली इसके तीन पोर्शन है लॉ के, दो भी नहीं है, तीन पोर्शन है और तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैं एक काम करता हूं, इस स्क्रीन को यहां से हटा देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं, आपको शायद और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। ये जो लॉ सब्जेक्ट है इसके अंदर तीन चीजें हैं। तीन कौन कौन सी चीजें हैं? तुम्हारे बैच के बाकी बच्चे पास नहीं हुए या आए नहीं? आए नहीं, पास तो हो गए सारे? सारे पास हो गए लगभग? नहीं नहीं, मतलब मेजोरिटी की बात होती है। मेजोरिटी पास हो गए, एक आध दो जने तो रह गए होंगे, तो ठीक है, होता ही है इतना। तो ज्यादा बच्चे तो नहीं हुए ना, ज्यादा बच्चे तो नहीं रहे ना? रहे हैं क्या? अरे बता दो ना, इसमें क्या छुपाने की बात है? अब जो नहीं हुआ नहीं। अच्छा, जितने लोगों को आपको पता है उसमें से लगभग पास हो गए इस बच्चे, चलो अच्छी बात है। लॉ में तीन चीजें हैं, देखो तीन लॉ हैं। एक तो होता है बेटा कंपनी लॉ जिसे बोलते हैं, और इसका या इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। ठीक है, कंपनीज लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट, जिसके बारे में आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब जो फाउंडेशन में पढ़ा ना, देखो उसको तो आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि फाउंडेशन में जो भी आपने पढ़ा वो बड़े बेसिक लेवल पे पढ़ा, वो बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। उसमें जो इंटरप्रिटेशन हम लोग निकालते हैं या जो भी आपको बताते हैं वो बहुत बेसिक लेवल का होता है। तो आप ये मान लीजिए कि अब थोड़ी देर के लिए कि कंपनी लॉ आपने कभी नहीं पढ़ा, फॉरगेट अबाउट इट। इवन आपने फाउंडेशन की लॉ में जो भी पढ़ा वो सब भूल जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये आपको 2 मिनट बाद समझ में आएगा। कंपनी लॉ पढ़ना है, कंपनीज एक्ट आपको 2 बार पढ़ना है, मालूम है? 2 बार नहीं पढ़ना, 2 जगह पढ़ना है। फाउंडेशन को तो मैं बिल्कुल डिलीट ही कर रहा हूं, आपको इंटर में भी पढ़ना है और फाइनल में भी पढ़ना है, दोनों जगह पढ़ना है। लेकिन दोनों जगह पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। इंटर में आपको पढ़ना है सेक्शन 1 से लेके, बेटा ये ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो आप थोड़ा एनोटेशन नहीं करें इसके अंदर। तो इसमें सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन नंबर 123 तक आप इंटर में पढ़ोगे, राइट। और भी एक पोर्शन है 139 से लेके 148 तक का, बस। बाकी जितना भी रिमेनिंग कंटेंट है वो आपको पढ़ना है फाइनल के अंदर। जितना भी रिमेनिंग कंटेंट है वो आपको फाइनल के अंदर पढ़ना है। तो फाइनल में तो कंपनी लॉ आप ऐसा समझ ले, 2/3 पोर्शन जो है लॉ का, कंपनी लॉ का, वो फाइनल में है। 1/3 जो पोर्शन है वो आपका इंटर में है। ऐसे ही सेग्रीगेटेड है। बेटा पैर मत हिला, मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आराम से कंफर्टेबली बैठना, क्या दिक्कत है? कंपनी लॉ में जो 1/3 पोर्शन है वो आपका इंटर में पढ़ना है और बाकी का फाइनल में पढ़ना है। बोलते इसको कंपनी लॉ है बहुत बड़ा, 470 सेक्शन है कंपनी लॉ के अंदर, लगभग 1 से लेके 470 तक। बेटा 1 सेकंड के लिए बस एक कॉल ले रहा हूं मैं। हेलो, हाँ अब जाऊंगा ना, 3 बजे के बाद निकलूंगा ना। तो कंपनी लॉ में कुल मिला के 470 सेक्शंस है, जिसमें से 130 अराउंड सेक्शंस आपको यहां पढ़ना है, बाकी वहां। दूसरा जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं अलाइड लॉ। अलाइड लॉ कोई नाम नहीं होता, अलाइड लॉ का मतलब होता है सपोर्टिंग लॉ। क्या होता है, भारत में बहुत सारे लॉ हैं, हजारों की संख्या में लॉ होंगे, 1-2 लॉ नहीं होते। हमारे लिए अलाइड लॉ का मतलब है वो लॉ जो कि किसी भी एंटिटी को चलाते समय आपको लगाने पड़ते हैं। आपको कोई क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ने हैं, सीआरपीसी या इंडियन क्या नाम है वो पीनल कोड, ये सब नहीं पढ़ना आप। ये हमारे काम के नहीं है कि इंडियन पीनल कोड क्या कहता है, कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, फला नहीं। हमारे लिए अलाइड लॉ का मतलब है कि जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हो, बिजनेस चलाते हो, तो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे लॉ साथ में चलते हैं। जैसे ग्रेचुटी एक्ट, आज आपके यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हो तो उसको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्रीज एक्ट लगाना पड़ेगा। आप बोनस दे रहे हो तो बोनस एक्ट लगाना पड़ेगा। वेजेस दे रहे हो तो वेजेस एक्ट लगाना पड़ेगा या कोड ऑफ वेजेस लगाना पड़ेगा। ग्रेचुटी भी देनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस चलाओगे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाना पड़ेगा। माल बेचोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगाना पड़ेगा। आप धंधा करोगे तो उसमें उधार पे भी माल बेचना पड़ता है, उधार पे माल खरीदना भी पड़ता है, तो बीआरबीपी होते हैं। तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज करना पड़ता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है। पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लॉ होते हैं। तो आपको बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं एक्चुअल में, यानी
एक बिजनेस आप बन क्या रहे हो, आप सीएमए बन रहे हो। सीएमए का मतलब यह है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को कंप्लीटली कंट्रोल करोगे। तो उस बिजनेस से रेलेवेंट जितने भी लॉ हैं सबकी आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ गए आप? यानी आज अगर आप किसी भी एंटिटी में जाते हो, उस एंटिटी पर जितने लॉ लगेंगे वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो जो मेन लॉ है वो कंपनी लॉ हो गया, बाकी जितने भी लॉ हैं वो सब कहलाते हैं अलाइड लॉ। और ये अलाइड लॉ आप खाली इंटर में नहीं पढ़ रहे हो, फाइनल में भी सेम ही मैकेनिज्म है। वहां पे भी आपको कंपनी लॉ, अलाइड लॉ, अलाइड लॉ में आपको कम से कम नहीं तो वहां पे 12 एक्ट पढ़ने हैं। 12 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं। कॉम्पिटिशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, सरफाइजी है, पोमला है, इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, एमएसएमई एक्ट है, पता नहीं कितने एक्ट है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सारे के सारे एक्ट? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो बिजनेस आप जिसका पार्ट आप बनेंगे, जिस भी जगह आप नौकरी करेंगे, उस पर अगर वो एक्ट लगेगा तो उसका कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। अब उसका कंप्लायंस अगर आपको करना है तो लॉ आना चाहिए ना। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में कंपनी लॉ के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे लॉ डाले। इन अलाइड लॉ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कमर्शियल लॉ, ठीक है, वन इज कमर्शियल लॉ। एक कहलाता है इंडस्ट्रियल लॉ। एक्चुअली मुझे लॉ नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए लॉज, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे एक्ट हैं। जैसे अगर मैं कमर्शियल लॉ के अंदर जाता हूं तो कमर्शियल लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैंने आपको क्यों बोला था थोड़ी देर पहले कि फाउंडेशन में जो भी पढ़ा भूल जाना। आप सोचो, अगर आपको ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था ना फाउंडेशन में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ा होगा आपने, फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि फाउंडेशन में बहुत बेसिक लेवल पर होता है। फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि इंटर में आने से लॉ बदल गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही यार, जो फाउंडेशन में था वो इंटर में, लेकिन उसका लेवल डिफरेंट होता है। यहां पर जो लेवल है वो अलग होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे, इंटरप्रिटेशन, वहां पे कोई सेक्शन हो सकता है आपको शॉर्ट में समझा दी हो या उतनी जरूरत हो, यहां उसी सेक्शन को पढ़ने में हो सकता है आपको पूरा एक लेक्चर लग जाए। इतना डिफरेंस होता है, राइट। इसके अलावा और बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट, इसके अलावा और एलएलपी एक्ट, ठीक है। और एक छोटा सा और आपको नया इंट्रोड्यूस किया गया, वो है लीगल सिस्टम के बारे में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड लीगल सिस्टम। अच्छा, ये सारे एक्ट अपने आप में एक चैप्टर है, यानी छोटे छोटे से ही है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं। कंपनीज एक्ट तो महाभारत है पूरी। कंपनीज एक्ट अपने आप में एक्ट नहीं है, पूरी महाभारत है। इतनी बड़ी महाभारत है कि उसको पढ़ने के लिए हमें इंटर फाइनल में डिवाइड करना पड़ा। यानी आप एक जगह पूरी नहीं पढ़ सकते, आप इतनी बड़ी है कंपनी लॉ। सो वी स्प्लिटेड इनटू द इंटर एंड फाइनल। छोटा पोर्शन इंटर में लिया, थोड़ा पोर्शन फाइनल में लेके। लेकिन ये जो एक्ट आप पढ़ रहे हो ना, ये आपने इंटर फाउंडेशन में हो सकता है पढ़ा हो, यहां शुरू से पढ़ना है। यानी आप भूल जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते समय कि आपने फाउंडेशन में सर हम इतना तो पढ़कर आए हैं, इसके आगे से पढ़ाओगे क्या? नहीं, हम आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा आपके सिलेबस में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ा होगा, अब ऐसे नहीं कि इतना वहां पढ़ लिया, इतना नहीं, नहीं, पूरा पढ़ना है, कि छोटा सा ही एक्ट है। आप कहोगे सर छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा है। आपने भी कंपनी लॉ नहीं देखा ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है। कंपनी लॉ देख लोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल छोटे छोटे से लगेंगे आपको, बिल्कुल जरा जरा से एक्ट है, ठीक है। तो ये, इसके अलावा इंडस्ट्रियल लॉ में अगर हम चलते हैं तो इंडस्ट्रियल लॉ में क्या है? इंडस्ट्रियल लॉ में देखो, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट। फर्ज कीजिए अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब करने लगे, फैक्ट्री में खाली वर्कर ही थोड़ी ना काम करते हैं यार, फैक्ट्री में तो मैनेजर भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, अकाउंट्स वाले भी होते हैं, कॉस्टिंग वाले भी होते हैं, सब होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उधर सिर्फ वही काम करते हैं। क्या हो गया, सारा चला गया क्या? तो अगर आप कल को किसी फैक्ट्री में लगे तो भाई साहब, आप समझो आप फैक्ट्री के इंचार्ज बनोगे। आप छोटे मोटे लेवल पे नहीं जाओगे, आपके वर्कर थोड़ी ना हो। यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू फैक्ट्री। तो आपको पूरी फैक्ट्री को चलाना है, तो उस समय उस फैक्ट्री में लगने वाले फैक्ट्री से को कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपको फैक्ट्री से पता होना चाहिए ना क्या प्रोविजन है। इसके अलावा जैसे कोड ऑफ वेजेस, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहां वर्कर्स को मिनिमम कितना वेजेस मिलना चाहिए, कितने दिनों में वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर वेजेस के साथ बोनस कितना मिलना चाहिए, वो सारा कोड ऑफ वेजेस में। इसके अलावा ग्रेचुटी एक्ट, इसके अलावा पीएफ, ईएसआई, इतने सारे एक्ट आपको पढ़ने।
ये अलाइड लॉ कितने, 3 और 3 6 और 5 11 एक्ट है। इसके अलावा तीसरा पोर्शन मालूम है किस चीज का है, वो है एथिक्स का। एथिक्स इज नॉट लॉ, एथिक लॉ नहीं होता है। एथिक में ना, वो ठीक है इन्होंने लॉ वाले सब्जेक्ट में इसको डाल दिया, बट एथिक्स लॉ नहीं है। एथिक्स बेसिकली आपने जब 11 12 के अंदर कभी मैनेजमेंट पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज होगा ना, एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, ये बिल्कुल वैसा ही। फिर ये पढ़ा क्यों रहे, एक्चुअल में एथिक्स एक छोटा सा पोर्शन था। अब यार इसके लिए कोई अलग सब्जेक्ट तो नहीं बना सकते ना, इतना बड़ा ये नहीं था कि 100 नंबर का एक सब्जेक्ट बनाया जाए। पर चूंकि अगर आप सीए में बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, तो पढ़ाना भी जरूरी था। तो इन्होंने बजाय एक अलग पूरा सब्जेक्ट बनाने के क्या करा, उसी में लॉ में ही एक पोर्शन डाल दिया एथिक्स का। लेकिन इससे लॉ का कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में रखें। लॉ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो वहां से इसका कोई लेना देना नहीं। अपन यहां आ जाते हैं फटाफट से। देखो ये आपके इंस्टीट्यूट ने सेग्रीगेट करके बताया कितना कितना किसका वेटेज है। देखो ये रहा, कंपनी लॉ बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, 40 मार्क्स का वेटेज है, 60 मार्क्स का वेटेज आपका इस पूरे का, ये जो अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाला, ये इसका पूरे का लॉ का वेटेज इसका ये है 40%, इन दोनों का मिलाकर 60% है, जिसमें से अकेले एथिक्स का वेटेज 15% है। इतना जबरदस्त, यानी 60%। मैं आपको कंपनी लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा और ये पढ़ाऊंगा। कंपनी लॉ वाला जो पोर्शन है वो आपको या तो रविंद्र सर पढ़ाएंगे, मतलब रविंद्र सर ही पढ़ाएंगे, या तो क्या वही पढ़ाएंगे रविंद्र सर, कंपनी लॉ। और अलाइड लॉ और एथिक्स वाला जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, इसका कंपनी लॉ से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये दो आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल सेपरेट है। यानी कंपनी लॉ में आपका क्या चल रहा है उससे हमारे अलाइड लॉ का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कोई सेक्शन लिंक नहीं, कोई प्रोविजन लिंक नहीं है, कोई भी एक्ट लिंक नहीं है। और सबसे मजेदार बात बताते हैं आपको, अब कंपनी लॉ को तो मैं यहीं छोड़ रहा हूं, मेरा काम नहीं है, कंपनी लॉ सर से बेहतर मैं नहीं पढ़ा सकता, तो कंपनी लॉ वाला पोर्शन मैं यहां छोड़ रहा हूं। मैं आपसे अलाइड लॉ की बात करूंगा, मेरे को बस समझाना था पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू, इसलिए मैंने आपको यहां बताया। अलाइड लॉ में भी एक अच्छी बात है, ये जितने एक्ट आप देख रहे हैं ना, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब यदि बाय चांस किसी वजह से आप फैक्ट्रीज एक्ट नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप जब कोड ऑफ वेजेस पढ़ेंगे या कोई सा भी एक्ट पढ़ेंगे, वो बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अपने सब वैसे तो कोशिश करना है आपको, कोई सा भी नहीं छोड़ना है, सारे ही पढ़ने। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि बाय चांस किसी वजह से आप कोई एक्ट में नहीं अवेलेबल हो पाए, नहीं देख पाए उसके लेक्चर, वॉट एवर द रीजन, तो उसका बाकी से कोई लेना देना नहीं है। आज आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सेपरेट अपने आप में, हर एक एक्ट अपने आप में एक चैप्टर है। लेकिन कंपनी लॉ में ध्यान रखना, कंपनी लॉ मैंने कहा ना बहुत बड़ा है। कंपनी लॉ में आपको सर जो कंटेंट देंगे, जो भी सर कंटेंट देंगे, वो खुद अपने आप में कई चैप्टर में डिवाइडेड होगा। आप शायद मेरी बात समझ गए। यानी मैं जो स्टडी मटेरियल आपको दूंगा, यहां से जो आपको अलाइड लॉ का स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसमें क्या होगा, चैप्टर फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा एक चैप्टर में पूरा एक्ट आ गया। चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चैप्टर नंबर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चैप्टर नंबर 4 ये एक्ट, चैप्टर नंबर 5 एलएलपी एक्ट, चैप्टर 6 ऐसे। यानी हर एक चैप्टर एक एक्ट है, वहां एक एक्ट कई चैप्टर में डिवाइडेड है। तो वहां पे मुझे पता नहीं है कितने चैप्टर्स हैं, वो सर आपको बताएंगे। मुझे एक अंदाजे से जितना मुझे पता है, शायद 16-17 चैप्टर में डिवाइड करा हुआ है, बाकी जो भी सर बोलेंगे वही फाइनल है। आप समझ गए मेरी बात। तो यहां हर एक चैप्टर अपने आप में एक एक्ट है, इसलिए कोई भी चैप्टर का आपस में किसी से कोई लिंक, कंपनी लॉ में लिंक है। वहां चैप्टर 1 से लेकर 16 तक या जितने भी चैप्टर चल रहे हैं, अब आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा ना, तो चैप्टर 2 नहीं पढ़ सकते आप। चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो 3 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 2 में 3 के प्रोविजन, 3 में 2 के प्रोविजन आएंगे, 4 में 1 और 2 के आएंगे, तो वो लिंकअप होता है, यहां लिंकअप नहीं होता। तो ये हमारे साथ एक अच्छा एडवांटेज है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। मैं वापस से आपको उस वाले शीट पे लेके चलता हूं। यहां देखें आप, जो एथिक्स है उसका वेटेज कितना है, 15%। जो कमर्शियल लॉ है उसका 30% और इंडस्ट्रियल लॉ का तो 30, 15, 45 और 15, 60। अब आप देखेंगे तो अंदर भी इन्होंने इंडिविजुअल वेटेज दिया हुआ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 10 नंबर का वेटेज है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 5 नंबर का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 5 का है, पार्टनरशिप और एलएलपी का मिलाकर 5 का है, सो अलग अलग वेटेज रखा है। ये वेटेज बेटा टेंटेटिव होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि भैया 10 नंबर लिख दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, 5 नंबर लिख दो तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही,
नहीं भी आएगा तो आप ये नहीं कर सकते सर आपने लिखा था 5 नंबर का वेटेज नहीं। ये इंस्टीट्यूट एक टेंटेटिव मार्किंग देता है कि यार आप जब पढ़ें तो कई बच्चे यार एक चैप्टर छोड़ देता हूं, नहीं हो पा रहा है, तो वो वेटेज उसके लिए होता है। लेकिन ये कोई, हाँ लेकिन ये तय है कि कमर्शियल लॉ में 30 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये वेटेज फाइनल है, ये चेंज नहीं होगा। यानी एथिक्स का 15 नंबर का अगर वेटेज है तो ये तय है कि एथिक्स में से 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इंडस्ट्रियल लॉ का अगर वेटेज 15 नंबर का है तो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 15 में से अंदर किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा ये जरूरी नहीं। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान में रखना है। खैर मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, ये मेरा विचार है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं अगर आपकी जगह होता एज ए स्टूडेंट तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। यार मुझे तो सबको ही पढ़ना है। आज मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 5 नंबर का वेटेज और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 10 नंबर का, तो क्या मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कम पढ़ूंगा? क्या मैं ढंग से नहीं पढ़ूंगा क्या? फिर तो क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं कभी भी वेटेज पे नहीं चलता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत परसेप्शन है। मैंने आपको वेटेज भी इसलिए पढ़ाया क्योंकि एज ए स्टूडेंट शायद आपको वो इंपॉर्टेंट लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि सब बराबर पढ़ना है, तो सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको और इक्वली पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात फिर रिमाइंड करा दूं, इंटर में आ गए हो तो फाउंडेशन का सब भूल जाना। यदि फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ध्यान रहा तो आपका जीवन बर्बाद ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला, ये तय है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं लिख के, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स मिक्स होंगे। जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा ही होगा सबने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, अब वहां पे आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट में, आपने हाइपोथिकेशन पढ़ा होगा, प्लेज पढ़ा होगा, या आपने बेलमेंट पढ़ा होगा। अब वहां पे भी पढ़ा, मैं भी पढ़ाऊंगा। अब आपके वो बेलमेंट इंटर वाला घूम रहा है दिमाग के अंदर कि यार वो फाउंडेशन वाला, अब आप बार बार उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, या जिस कॉपी में आपने नोट्स लिखे या जो भी आपके पास मटेरियल था XYZ वो आप लेकर बैठ गए, बस यहीं से कचरा। क्योंकि हमारा तरीका अलग है, वो अलग है, वहां के कॉन्सेप्ट्स अलग है, यहाँ के कॉन्सेप्ट्स, तो वो मत करना, उसको भूल जाना बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात, मॉड्यूल नहीं पढ़ना इंस्टीट्यूट का, ICMI का जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने नोट्स आपको यहां से देंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। तो जो भी पढ़ना है आपको वो किस में से पढ़ना है, जो हम लोग स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट में भी मिला ही होगा, यहां पे भी मिलेगा। सारे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे जितने भी मुझे पढ़ाने हैं, ऑल 6 एंड दीस 5 और एथिक्स। ये बात समझ में आ रही है? उसमें क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, उसके अलावा आपको अलग से एक और मॉड्यूल मिलेगा, कंपाइलर अलग से मिलेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं पास्ट एग्जाम्स के, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में करेंगे। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता है। सो यू डोंट नीड टू परचेज एनी अदर मटेरियल, यू डोंट नीड टू परचेज एनी अदर लाइक कंटेंट, कहीं से भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। बस इतना सा ही हमारा सिलेबस है, मेरे पार्ट में बस इतना से इंट्रोडक्शन है। अब आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो इस सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, वो पूछना है तो आप पूछ लो। कोई कंफ्यूजन हो कि सर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना करना है, कुछ प्रिपरेशन को लेकर कोई डाउट हो कि सर कैसे प्रिपरेशन करना है, अच्छा ये अभी सवाल कुछ दिनों तक तो, कम से कम एटलीस्ट महीने भर तक तो ये सवाल मन में मत लेकर आना कि पूछना भी नहीं मुझसे कि सर हमें पढ़ाई कैसे करनी है। बच्चों के दिमाग में आता है, क्यूरियोसिटी आती है, क्योंकि इंटर में आ गए, सिलेबस ज़्यादा है, टफ है, और ये आएगा आपके दिमाग में, लाजमी सी बात है कि सर हमारी पढ़ाई का तरीका क्या रहे, सर हम कितने घंटे पढ़ें, सर हम पढ़ें कैसे, लॉ कैसे पढ़ना है सर, क्या सर मुझे याद करना पड़ेगा क्या, सर क्या मुझे लॉ रटनी पड़ेगी क्या सर लॉ में एज इट इज लिखना जरूरी होता है क्या, राइट। ये अभी मत पूछना, ये सवाल आपको पूछने महीने भर बाद, महीने भी नहीं तो कम से कम 20 दिन तो मत पूछना। कारण अभी आपको नहीं पता इंटर का सिलेबस का कंटेंट क्या है, तो आप पहले 1-2 चैप्टर पढ़ लोगे ना, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, फिर आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली हमें इंटर में हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको कंफर्टेबली आंसर दे पाऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है, या लॉ कैसे पढ़ी जाती है, उसको कैसे याद रखना है, क्या एज इट इज लैंग्वेज लिखनी है नहीं लिखनी। हाँ एक बात तय है, सेक्शन नंबर केस लॉ यहाँ थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाउंडेशन में अगर आप लोगों ने केस लॉज याद करे थे या करवाए गए थे, अच्छी बात है। यहाँ पे जो केस लॉज आते हैं उस पर केस स्टडी बनता है, तो केस लॉज इंपॉर्टेंट है। जहां मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी जगह इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात, यहां केस स्टडीज आती हैं भर भर के। फाउंडेशन में आपका देखो, डोंट माइंड, आई एम यूजिंग
लाइक थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज करो आप, अदरवाइज मत लेना। इन फाउंडेशन का देखो बेटा कोई लेवल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना नहीं होता, राइट? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, टिक टिक करना है, तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कुछ काम का नहीं होता। सीधा होता है रटने वाला क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, बताओ हाँ या ना, है ना? यहां ऐसा नहीं होता। यहां इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरप्रिटेशन समझते हो आप? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो सेक्शन में लाइन लिखी गई है उसका मतलब कैसे निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सा बड़ा काम? बड़ा काम है, बड़ा काम है। इंटरप्रिटेशन चेंज होते ही लॉ का मीनिंग बदल जाता है। लॉ में हर एक शब्द का मीनिंग होता है, एक एक शब्द का, एक कॉमा का भी मीनिंग होता है। रोको, रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत, सुना होगा आपने बचपन से, सबने सुना होगा ये लाइन। दोनों का मीनिंग बदल गया ना, सिर्फ एक कॉमा। ये लॉ होता है। तो जब लॉ पढ़ रहे होते हैं ना, एक एक आपको नए नए वर्ड सुनाई देंगे, मुटेटिस मुटेंडिस, विदाउट प्रेजुडाइस, सब्जेक्ट टू, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लॉ। अब ये वो शब्द हैं जो जब आप फाउंडेशन में पढ़ते होंगे जब लॉ, तो शायद इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक्स को या इस पर्टिकुलर वर्ड्स को आपने इग्नोर करा होगा, यहां नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इतनी सी बात है बस, ठीक है? अब कुछ पूछना तो और पूछ लो, पूछने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, है ना? बस तो फिर अब आते हैं हमारे पास, हम कहां से चालू करेंगे। मैं आपको कल एक चैप्टर चालू कराऊंगा, आज हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें साथ में पढ़ना है, ठीक है? और भी बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं तो उनके साथ में पढ़ेंगे या ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से चालू करेंगे। उन लोगों को हमने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा दिया, उससे मैंने कहा ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे अपने आप में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी अगर आपके मन में ये विचार आने वाला है या आ रहा है कि सर वो वाला बैच तो हमसे 10 दिन पहले चालू हो गया, तो सर 10 दिन का कैसे कवर करेंगे? 10 दिन का कवर नहीं करना, आप जहां से चालू कर रहे हैं आप यही छूटे जाएंगे। यानी अगर आप ग्रेचुटी एक्ट चालू कर रहे हैं तो आप ऐसे घूम के वापस यहीं आकर रुकेंगे, बस वो आपसे पहले फ्री हो जाएंगे। कितने दिन पहले? 5-7 दिन पहले, बस 10 दिन पहले, बस, और ज्यादा फर्क नहीं। और फैक्ट्रीज एक्ट में जो पढ़ा वो कहीं काम नहीं आएगा आगे किसी भी एक्ट में, दैट आई गारंटी यू। तो अपने मन में ये मत लेकर आना कि सर हमने फैक्ट्रीज एक्ट तो पढ़ा ही नहीं है, सर आगे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल एक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंडिपेंडेंट है। तो हम आपको कल ग्रेचुटी एक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में इतना सा बता देता हूं कि फैक्ट्रीज एक्ट में है क्या या किस चीज के बारे में, छोटा सा डिस्कशन, ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद भी क्लास है, एक क्लास और इसके बाद में। अच्छा ठीक है, तो पहले देखते हैं हम ग्रेचुटी एक्ट में, सॉरी फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है। देखो फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली आपको क्या बताता है, जब कभी भी कोई भी फैक्ट्री लगती है ना। हमारे इंडिया में एक बड़ी समस्या होती है। समस्या क्या है हमारे इंडिया में? वैसे सब जगह ये, इंडिया में थोड़ी ज्यादा है। यहां क्या है ना, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं होती है, समझे आप? मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं, और ये सच है। यहां गरीब है ना, और हमारे इंडिया में गरीब की कीमत नहीं होती और कोई नहीं बचाना चाहता, क्योंकि उसकी जान से ज्यादा परवाह हमें अपने पैसे की होती है। ये एक बिटर फैक्ट है। तो मेरी फैक्ट्री है, फर्ज कीजिए, अब मुझे उस वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। मरता है तो मरे, दूसरा रख लूंगा, लेकिन उसको बचाने के लिए मैं लाख रुपए के सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे को पैसा खर्च नहीं करना। तो बेचारा मजदूर क्या करे, वो तो मजबूर है, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, पेट तो पालना पड़ेगा, तो काम करता है, मर जाते हैं। जयपुर में एक फैक्ट्री थी, अब पता नहीं चल रही कि बंद हो गई, बहुत पुरानी घटना है, 2018-19 के आसपास की, कोविड से पहले की। आपके घर में आटा आता होगा, बाजार से लाते होंगे आप आटा, है ना? अब वो आटा पिसा पिसाया जाता है, 10 किलो का, 5 किलो का। तो एक फैक्ट्री थी जयपुर के अंदर जहां पे वो आटा बनता था, कोई लोकल ब्रांड से आटा बिकता था। वहां पे आटे, गेहूं के कट्टे रखे थे 50-50 किलो के, 1 2 3 4 5 6 7, ये हाइट आप देख रहे हैं, इसको लगभग आप डबल कर दीजिए, इतनी हाइट तक कट्टे रखे और लाइन से आगे तक रखे हुए, ठीक है? फर्ज कीजिए लास्ट पॉइंट है, इससे पीछे कट्टे भरे और ऊपर तक रखे हुए। मेरी हाइट का आदमी, मतलब 5 फीट 8 इंच की मेरी हाइट है, तो यहीं तक ही आ पाएगा। इससे 3 गुना कर लो आप। यहां पे एक वर्कर खड़ा था, आगे आटा चक्की थी बड़ी सी, आटा चक्की आपने देखी होगी, उसी को थोड़ा बड़ा कर लो आप बस, क्योंकि कमर्शियलाइज है तो बड़ी होगी। वो ऐसे गेहूं के कट्टे उठा के और उसमें डाल रहा था। सोचो आप, मात्र 16 साल का लड़का, और वो जैसी बोरी उतार रहा था, एक उतारते उतारते वो स्लिप हुई, वो खुद उस मशीन के अंदर चला गया।
उसके टुकड़े हो गए शरीर के, उस मशीन में से टुकड़े बाहर निकालना भारी पड़ गया, क्योंकि वो कितनी बड़ी चक्की होती है। और आप इमेजिन करेंगे, ये बोलने से पहले मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आटा चक्की में दो पार्टे होते हैं, कभी आपने घर पे देखा हो तो पार्टे में, तो एक्चुअल जो मशीन होती है उसमें भी पार्टे होते हैं, बस वो बड़े होते हैं, उसके बीच में आ गया। लग रहा है ना सुन के बड़ा अजीब सा। आप सोचो जिसके साथ हुआ होगा उसने वो 2-5 सेकंड में दर्द कितना झेला होगा, आप सोच के देखिए। सिर्फ एक गलती कि आपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। किसने? लड़के ने नहीं, फैक्ट्री के मालिक ने। आपकी गलती थी कि आपने मशीन यहां लगा रखी और यहां से एक पाइप जाना चाहिए था, होना चाहिए था, उस पाइप में डाला जाना चाहिए था, जिसमें अगर कोई बंदा गिर भी जाए तो बंदा नहीं जा सकता, इतना ही बड़ा छेद हो कि कोई बंदा उसमें नहीं जा सकता, वो ऊपर ही अटक जाएगा। ये होना चाहिए था ना। लेकिन आपने सिर्फ अपने 1,00,000-2,00,000 रुपए बचाने के लिए, आपने 1,00,000-2,00,000 के अलावा जगह बचाने के लिए, क्योंकि उसमें तो फिर बीच में गैप रखना पड़ता, मशीन वहां होती, वहां से यहां तक पाइप आ रहा होता, तो बीच का स्पेस खराब होता। आपने सोचा इतना स्पेस खराब करूंगा, इसमें तो मैं 50 कट्टे लगा दूंगा गेहूं के, छोड़े हटा पाइप को, मशीन आगे कर, या मशीन को पीछे कर, कट्टे तक लगा दी। क्यों? क्योंकि आपने सेफ्टी पे ध्यान नहीं रखा। अब बताओ बेचारा वर्कर क्या करे। और बताता हूं आपको 2-4 चीजें, सिंपल सी चीजें। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, जानते हैं आप कौन है? देश की राष्ट्रपति का नाम तो जानते होंगे, ये तो सोशल इवेंट है, द्रौपदी मुर्मू। जानते हैं वो एक्चुअल में कहां काम करती थी? वो माइंस में काम करती थी बचपन में। उनके फादर, मदर और उनकी बड़ी बहन माइंस में ही दब के मर गए। और माइंस भी ऐसी वैसी नहीं, एक मटेरियल होता है अभ्रक, अगर आपने कभी सुना हो तो। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सब में वही डलता है, वो जमीन से निकाला जाता है। और मालूम है कैसे निकालते हैं? ऐसे हाथ से जमीन के अंदर लेट के निकालना पड़ता है। अब एक बार इमेजिन कीजिए, कोई माइन है, आप सिर्फ सुनना, आपको सुन के डर लगेगा, तो काम करने वाले का क्या हाल होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप कभी वैष्णो देवी गए? उसमें अर्धकुमारी की गुफा आती है बीच में एक, शायद आप रुके हो, छोटी सी जगह, उसमें से लोग निकलते हैं। जिस समय आप उसमें से निकल रहे होते हैं ना, वो मुश्किल से 2-5 सेकंड का इवेंट है, खाली ऐसे निकल रहे। जिस समय आप उसमें से निकल रहे होते हो इतनी छोटी सी है, तो आदमी के दिमाग में 1 सेकंड के लिए थॉट आता है कि बाई चांस अगर ये गुफा बंद हो गई ऊपर से, या कुछ हुआ, भूकंप वगैरह आया, राइट, और मैं अंदर फंस गया तो क्या होगा। वो लोग ऐसी जगह पे 8 घंटे काम करते हैं, समझे आप। और कितने बच्चे माइंस में मर के चले जाते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, माइंस के नीचे अंदर गए। अब क्यों? सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। कोयला माइंस समझते हो आप? कोयल माइंस। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? नींद आ रही है क्या आप लोगों को? परेशान हो रहे हो क्या? नहीं हो रहे ना? हो भी रहे हो तो होना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना हमें, फिर ये तो जरूरी है। लेकिन इंट्रो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान सुने थोड़ा सा। अच्छा, दोपहर का टाइम है, 2 से 3 का टाइम चल रहा है। लंच वंच आप लोगों ने अभी करा होगा घंटे, आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले। और फिर थ्योरेटिकल पेपर है और अभी तक इसके अंदर एक्ट चालू नहीं हुआ, तो आपको हल्की फुल्की नींद आ भी रही होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, वो नॉर्मल है, घबराने की आवश्यकता है। कोयल माइन होती है ना, कोयल माइन, जिसमें से कोयला निकालते हैं, मालूम उसमें एक रूल होता है। कोयला माइन जो है ना, वो जमीन से लगभग 10 से 20 मीटर नीचे, या मैं मोटा मोटी ऐसे बोलूं लगभग 100 फीट नीचे होती है, 100 फीट नीचे। और उसमें जाने के लिए सिंपल लिफ्ट होती है। लिफ्ट मतलब वो लिफ्ट नहीं होती, वो अपने आप में एक खतरनाक चीज है। वो 4 तार होते हैं, हाँ, वो 4 तार ही हैं और उसमें लगा, अब वो चारों तरफ पत्थर है, आपने हाथ ऐसे भी करा ना, हाथ ऊपर रह जाएगा, आप नीचे पहुंच जाओगे। मतलब चारों तरफ पत्थर ही है, काट के बनाई हुई है, वो तार से नीचे जा रहे हैं। और वो, अब माइन में मालूम है क्या रूल होता है? अगर उसमें बाई चांस पानी आ जाए तो माइन को ऊपर से बंद कर देते हैं। ये पता है आपको? जो अंदर रह गया वो रह गया, ये जिंदगी है। यानी अगर माइन में अगर पानी आ गया अंदर गलती से भी, क्योंकि अगर बंद नहीं कराना तो भूकंप आ जाएगा, तो अब जो अंदर रह गया वो रह गया। उनके बाद 5-7 मिनट का टाइम होता है, उसमें जितने लोग निकल गए। आप सोच के देखो एक बार कि कोई जिंदा आदमी माइन के नीचे दफन हो गया, उसको पता है मैं बाहर नहीं निकल सकता, अब या तो तड़प तड़प के मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से, नहीं तो अगर हल्का सा वाइब्रेशन हुआ तो किसी पत्थर के नीचे दब के मर जाएगा। अब और सोच के देखिए कितनी खतरनाक। सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी मेजर्स नहीं, ये एक्ट को बनाने के पीछे पर्पस बस इतना सा था कि भारत में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर।
सबसे ऊपर है सेफ्टी। हेल्थ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे काम करने से आपके हेल्थ पे इश्यूज होते हैं। हाँ हाँ, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है बिल्कुल, और भी बहुत सारे हैं। जैसे वो आप बैटरी खरीदते हैं, बैटरी में लेड होता है, सीसा बोलते हैं हिंदी में, बैटरी में लेड ही है और उसी लेड रिचार्जेबल है। लेड एक ऐसा अकेला प्रोडक्ट है जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। रिचार्ज मतलब उसको प्रोसेस करेंगे ना दोबारा से तो वापस, इसलिए जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं तो पुरानी बैटरी आपसे वो खरीद लेता है। आप बदलवाते होंगे ना बैटरी कभी, तो आपसे बोलता होगा पुरानी बैटरी दे दो, इसके 200 रुपए काट दूंगा, 300, जो भी अमाउंट काटा। पुरानी बैटरी का वो क्या करेगा, तो खराब हो गई। वो पुरानी बैटरी बिकती है, और वो जो जहां बिकती है वो क्या करते हैं, उसको तोड़ के उसमें से अंदर से लेड निकाल लेते हैं और उस लेड को मेल्ट करते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस पे। आप जानते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है। 1300 डिग्री सेल्सियस ऐसा है कि अगर आप लोहे के इतने मोटे ब्लॉक के ऊपर से डालोगे ना तो ब्लॉक में छेद हो जाएगा। लोहे के ब्लॉक, इतने मोटे ब्लॉक पे ऊपर से डालोगे छेद हो जाएगा। अब वो जिस फैक्ट्री में लेड प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने से उसमें जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है, उससे वापस वो नॉर्मल हो जाता है। उस मेल्टेड लेड को जब वो ऐसे गिराते हैं, जो नीचे बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनमें डालते हैं जिससे वो जम जाए, है ना। जिस समय वो डाल रहे होते हैं ना, उस समय उसमें से ऐश उड़ता है, राख उड़ती है। वो इतनी खतरनाक राख होती है, इतनी खतरनाक डेंजरस राख होती है कि वो आपके लंग्स में अगर डिपॉजिट हो जाए ना, तो एक दिन वाले में क्या होगा, ये जो लंग्स ऐसे करते हैं ना, पंपिंग करते हैं, ये ऐसे कड़क हो जाएंगे एकदम, बस कड़क हो गए एकदम, ऐसे एकदम पंपिंग नहीं करेंगे, हार्ड हो गए एकदम, खत्म। फिर खेल, पंपिंग बंद, खेल खत्म। समझा मेरी बात? अब वो बंदा वहां काम कर रहा है, इसको बोलते हैं सेफ्टी इश्यूज, वेलफेयर ना, वो हेल्थ इश्यूज। सेफ्टी की बात नहीं है यहां, सेफ्टी तो हमने पूरी कर रखी है, दूर से डाल रहा है वो भी ऐसे हाथ से नहीं डाल रहा, मशीन से डाल रहा है। लेकिन हेल्थ आ रहा है ना, तो उसके लिए आपने क्या, उसको बढ़िया मास्क दिया नहीं दिया, उसको आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया नहीं दिया, ये तो करना पड़ेगा ना। उसका हर महीने या हर 2 महीने जो भी पीरियड आप चेकअप कराया नहीं कराया, राइट। उसको दवाइयां अवेलेबल कराई नहीं कराई, क्या उसको खाने के लिए वो चीजें, केला खाने के लिए देते हैं उनको, एक्चुअल में देते हैं, केले के अंदर पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम से वो लंग्स में डिपॉजिट नहीं होता, मतलब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, राइट। तो वो आपने अवेलेबल कराया नहीं कराया। यानी आपको सेफ्टी के साथ वेलफेयर, और तीसरी सेफ्टी के साथ हेल्थ, और तीसरा आता है वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? हेल्थ और सेफ्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर हेल्थ और सेफ्टी से लेना देना नहीं। लेकिन आप सोचो, एक महिला कर्मचारी ऑफिस आती है, 8 घंटे फैक्ट्री में काम करती है, उसके पास उसके साल भर का छोटा बच्चा है या 6 महीने का छोटा बच्चा है, वो कैसे काम करे? अब बच्चा तो बच्चा होता है ना यार, बच्चा थोड़ी समझता है, घर पे भी छोड़ के नहीं आ सकते, 6 महीने का बच्चा, साल भर का, और फैक्ट्री में लाएं तो उसको गोदी में रख के काम कैसे करें? तो ये अब यहां पे हेल्थ की बात नहीं है, यहां सेफ्टी की, अब वेलफेयर की। आपने क्रैच खोल के रखा फैक्ट्री के अंदर, क्रैच समझते हो, जहां छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, खेलने की चीज होती है, आपको देना पड़ेगा। बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ये तो करनी पड़ेगी ना यार। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है यार, 8 घंटे आदमी खड़े खड़े काम नहीं कर सकता, बीच में घंटे 2 घंटे के लिए बैठेगा ना, घंटे 2 घंटे नहीं तो 10-10 मिनट करके घंटा भर तो बैठेगा यार। लंच करने के लिए जगह ही नहीं है, लंच रूम ही नहीं है, बंदा बेचारा मशीन चल रही है उनके पास ही बैठ के खाना खा रहा है। ये हेल्थ की बात नहीं रही, ये सेफ्टी की, इसको बोलते हैं वेलफेयर। आई बस। तो आपने वेलफेयर के लिए क्या अरेंजमेंट करा, ये भी तो फैक्ट्रीज एक्ट में बेसिकली 3 बातों पे फोकस किया गया, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। अब फैक्ट्रीज एक्ट ने कंपल्शन कर दिया, कंपल्शन क्या कर दिया कि भैया हर फैक्ट्री में मिनिमम ये सेफ्टी मेजर होने चाहिए, मिनिमम ये हेल्थ मेजर्स होने चाहिए, मिनिमम ये वेलफेयर मेजर्स होने चाहिए। ऐसा उन्होंने कंपल्सरी करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे इंडिया में एक समस्या है, जब तक किसी को प्यार से बोलो ना कोई समझता नहीं। आप कभी घर जाएंगे अभी या सुबह आए होंगे तो रेड लाइट आती है बीच में, अब रेड लाइट पे, रेड लाइट है सिंपल मतलब है रेड लाइट है, रुकना है, ग्रीन लाइट चलना है, रुकते तो हैं हम रेड लाइट पे, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है। वही जेब्रा क्रॉसिंग जो शायद आप लोगों ने बहुत दिनों से देखी नहीं होगी, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हम रोकते कहां हैं, हम तो रोकते ही जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर है, जेब्रा क्रॉसिंग तो हम देखते ही नहीं है, जबकि जेब्रा क्रॉसिंग पहले। और कई तो ऐसे महारथी हैं जो पीछे से शू, क्योंकि लंबी लाइन लग रही है, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा इस वाली ग्रीन लाइट पे, तो वो ले आगे और आगे बिल्कुल चौराहे के बीच में पहुंच जाते हैं,
है ना, क्योंकि आपको डर नहीं लग रहा। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दो, हाँ, एक पुलिस वाले को वहां खड़ा कर दो जरा आप चौराहे पे, चारों साइड में, भाई साहब किसी की गाड़ी के टायर का 1 इंच भी अगर आ जाए जेब्रा क्रॉसिंग पे, तो उस दिन पहली बार आपको देखिए कि अच्छा जेब्रा क्रॉसिंग ऐसी होती है क्या। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि लोगों को जब तक फोर्सफुली नहीं बोलो ना, पैनलाइज नहीं करो ना, तब तक लोग मानते नहीं है। सेल्फ तो कुछ दिमाग लगाने का काम नहीं, इसलिए मजबूरी में लॉ बनाना पड़ा। वरना होना तो ये चाहिए था कि जो फैक्ट्री का ओनर होता है उसकी खुद की जिम्मेदारी थी ना, कि यार मैं अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर का ध्यान रखूं, लेकिन अपनी मर्जी से कोई करता नहीं, तो मजबूरी में लॉ बनाना पड़ा। लॉ में जबरदस्ती प्रोविजन डालना पड़ा कि भैया जो भी व्यक्ति फैक्ट्री चलाएगा उससे अपने वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई द फैक्ट्रीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब वो क्या प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने पढ़े, आपको भी पढ़ाएंगे जब रोटेशन में आएगा। कल के लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से। पहले मैं ऊपर वाले इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब आपने देखो फाउंडेशन में पढ़े, तो आपको क्या थोड़ा बोरिंग सा फील होगा क्योंकि वही चीज दोबारा आएगी। भले ही तरीका अलग है बट कुछ नया पढ़े, इसलिए हम आपको कल से पहले ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, कल से चालू करना है। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बस इतना ही।